दोस्तों नमस्कार। आज के सोशल पॉडकास्ट में हम बात करेंगे भारतवर्ष के वैश्य समाज के प्रमुख घटक खंडेलवाल समाज की। खंडेलवाल समाज की एकमात्र अखिल भारतीय स्तर की संस्था है अखिल भारतवर्षीय खंडेलवाल वैश्य महासभा। हाल ही में उसके चुनाव हुए और उस चुनाव में रमेश चंद्र गुप्ता तुंगावाले को निर्विवाद अध्यक्ष चुना गया। लेकिन जैसे उन्हें अध्यक्ष चुना गया, नए नए नित विवाद खड़े हो गए। आज के इस पॉडकास्ट में हमने खासतौर से इनवाइट किया है अखिल भारतवर्षीय खंडेलवाल वैश्य महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश चंद्र गुप्ता तुंगावाले जी को। रमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की सोशल मीडिया पॉडकास्ट में। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, सभी को राधे राधे, नमन वंदन। रमेश जी, एक तरफ तो 19, 20 और 21 जुलाई को आप काशी वाराणसी में महाअधिवेशन आहूत कर रहे हैं। दूसरी तरफ महासभा के प्रधानमंत्री नरेश रावत इंदौर में जो कार्यकारिणी समिति है उसकी मीटिंग बुला रहे हैं। आखिर ये कंफ्यूजन क्या है? समाज भी पूरा कंफ्यूजन है, हो क्या रहा है महासभा में? इसके लिए एक्चुअल में योगेंद्र जी, मुझे एक थोड़ा सा बैक में जाना पड़ेगा जी। फरवरी 2023 में तुंगा में कार्यकारिणी की मीटिंग हुई थी। उसमें महासभा के अध्यक्ष पद के निर्वाचन हेतु एक हमारी चुनाव समिति का निर्विरोध गठन हुआ था। उसके नरेंद्र जसोरिया आजीवन संरक्षक संयोजक थे। उसके अलावा रमेश जी कुलवाल प्रताप नगर जयपुर से और सुरेश जी बुढ़वारिया दिल्ली से उसके 2 सदस्य थे। 3 सदस्य समिति ने उनका निर्विरोध निर्वाचन हुआ। फिर 23 जुलाई 2023 को रायपुर छत्तीसगढ़ में महासमिति की मीटिंग में पूरी तरह से उनका अनुमोदन करके उनको चुनाव कार्यक्रम प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान की गई। दोनों जगह प्रधानमंत्री जी खुद उपस्थित थे और दोनों के मिनट्स पर प्रधानमंत्री जी के साइन है। पूर्ण स्वीकृति से सारा कार्यक्रम शुरू हुआ। चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई। चुनाव के बाद में चुनाव समिति अपना कार्यक्रम, अपना जो भी कार्यक्रम उन्होंने पूरे महासभा पत्रिका, समाचारों में सब जगह, व्हाट्सएप पर, मैसेज पर, सब जगह डाला और उसमें हमारे 6 लोगों ने महासभा के अध्यक्ष के रूप में नामांकन भरा। उसमें एक मैं स्वयं था, मेरे अलावा किशन गोपाल कोडिया, पूर्व अध्यक्ष रमेश जी बढ़ाया, महेश जी कानूनगो, गंगाधर जी खंडेलवाल और राकेश जी बड़गोती, जो महासभा के आजीवन संरक्षक। 6 लोगों ने नामांकन पत्र भरा। नामांकन पत्र की प्रक्रिया पूरी, क्योंकि ये जांच माइन्यूटली होती है। अगर किसी भी नामांकन पत्र में कोई भी कमी होती है तो चुनाव समिति उसको खारिज कर देती है। उसमें किसी प्रकार की कोई अतिशयोक्ति या किंतु परंतु नहीं होता है। उन्होंने हमारे फार्मों को चेक किया और उसमें मेरा और राकेश जी बड़गोती का फार्म सही पाया गया। बाकी में कुछ न कुछ कमियां छोड़ी हुई थी, वो पूर्ण फार्म नहीं थे, इसलिए उन्होंने उनको रिजेक्ट कर दिया। उस रिजेक्शन में तीनों संयोजक नरेंद्र जसोरिया, सदस्य रमेश जी कुलवाल और सदस्य सुरेश जी बुढ़वारिया के पूरे साइन है और यहाँ तक किसी प्रकार का कोई वाद विवाद नहीं था। इसके पूर्व क्या पता क्या रहा, जो महासभा के ऊपर कोर्ट में लोगों ने केस किए और केस में पहली बार ऐसा देखा कि महासभा का जो सबसे मजबूत स्तंभ होता है प्रधानमंत्री के रूप में नरेश रावत, वो महासभा के विरुद्ध उनको जब प्रतिवादी बनाया तो महासभा के विरुद्ध उन्होंने बिना महासभा कार्यकारिणी की जानकारी के, क्योंकि विधान का ये नियम है कि प्रधानमंत्री कोई भी कानूनी कार्रवाई कार्यकारिणी की सहमति से करेगा, उन्होंने महासभा के विरुद्ध जवाब दिया और जवाब देकर के महासभा को हराने की साजिश रची गई कोर्ट में। तो ये जब इतना सब कुछ हुआ, हमने फिर भी उसको किया। फिर जब नामांकन पत्र चेक किए गए, हम दोनों का नाम सही पाया गया। उसके बाद में दोनों का नाम घोषित कर दिया उम्मीदवार के रूप में। उसके बाद में 8 दिसंबर की या कैसी बात है, शकुन होटल है एक सिसकी में, वहां पर राकेश बड़गोती जी के समर्थन में एक मीटिंग का आयोजन किया गया। उस मीटिंग में समाज के गणमान्य लोग सभी जगह से उपस्थित थे। मैं वहां जयपुर भी नहीं था उस दिन। और इन लोगों ने एक 5 आदमियों की समिति बनाई कि वो निर्विरोध निर्वाचन के लिए कार्य करेगी। उसमें सर्वश्री हमारे पूर्व अध्यक्ष सम्माननीय कालीचंद जी कोडिया थे, आत्माराम जी गुप्ता थे, सुरेश जी पाटोदिया थे, सोनलाल जी तांबी थे और हनुमान साय जोड़ आजीवन सदस्य महासभा थे। इन 5 ने
समिति बनाई गई, उनको ये जिम्मेदारी दी गई कि महासभा का पैसा बचे, इसलिए आपको इस चुनाव को, क्योंकि दो ही उम्मीदवार है, अगर एक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले लेगा तो निर्विरोध चुनाव हो जाएगा, महासभा का लाखों रुपया बच जाएगा। आत्माराम जी के ऑफिस में मीटिंग हुई, हम दोनों, मैं और राकेश बड़गोती उपस्थित थे, और शहर समझाना कुछ पड़ता है, कालीचरण जी कोडिया और आत्माराम जी गुप्ता, सुरेश जी पाटोदिया और सोनलाल जी तांबी, हनुमान जी साई जी ओड जी की मेहनत रंग लाई, और उन्होंने राकेश जी रावत को राकेश जी बड़गोती सॉरी, उनको इस बात के लिए राजी कर लिया कि आप अपना नामांकन पत्र नाम वापस ले तो निर्विरोध चुनाव हो जाएंगे। उन्होंने राकेश जी के मैं बहुत बड़ा धन्यवाद देता हूं। उन्होंने एक बात कही कि मुझे इसकी बार्गेनिंग में कोई पद नहीं चाहिए, मैं निस्वार्थ भाव से रमेश जी भाई साहब के लिए अपना नाम वापस लेता हूं। और उन्होंने 19 तारीख को अपना नाम वापस लिया। नाम वापस लेने के बाद में जब एक ही नाम रह गया तो क्योंकि लोग कहते हैं साहब 30 दिसंबर लास्ट तारीख थी, जबकि उन्होंने इन 5 आदमी ने कहा, चुनाव समिति से कहा कि भाई आप एक दिन आगे 31 दिसंबर से कर दीजिए तो निर्विरोध चुनाव जाएंगे। चुनाव समिति ने उसको स्वीकार किया प्रस्ताव को, और 31 दिसंबर को ही राकेश जी बड़गोती का नाम आ गया। और क्योंकि जब नाम एक ही रह गया तो उसके बाद में 1 जनवरी को उन्होंने शहर से मेरे को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया। तो आपका कहना यह है कि जो चुनाव प्रक्रिया पूरी पारदर्शी थी, बिल्कुल सही तरीके से, इसमें किसी तरह की गड़बड़ का आरोप लगाना गलत है? किसी भी तरह की कोई गड़बड़ नहीं है। आज भी पूरा चुनाव के जो सामग्री है, जो भी फार्म है, जो भी आवेदन पत्र है, जो अन्य सामग्री है, सब महासभा में सील्ड है। जब भी चाहे कोर्ट या कोई भी समाज के 11-21 बंधु उसको आकर आराम से देख सकते हैं। किसी प्रकार की कोई बेईमानी, कोई चीटिंग नहीं हुई है। और तीनों सदस्यों ने, संयोजक और दोनों चुनाव समिति सदस्यों के साइन है हर कार्रवाई पर। मुझे निर्विरोध निर्वाचित घोषित, उसमें भी तीनों के सदस्य हैं। उसके बाद में क्या पता क्या हुआ, जो नरेश जी रावत और सुरेश जी बुडवाले चुनाव समिति सदस्य, वो महासभा से बागी होकर के महासभा के विरुद्ध अपने बयान दे रहे हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि ये जो दोनों बातें आपने कही है कि जो 30 तारीख लास्ट डेट थी उसको 31 कर दिया गया, ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि मिलीभगत आपके साथ थी। और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि जो 1 तारीख को आपने शपथ ली और आपके नाम की घोषणा हुई, उसकी जगह जो शेड्यूल दे था कि 2 तारीख को नाम की घोषणा होगी और उसके बाद शपथ होगी, तो ये भी आपके फेवर में है। लेकिन आपने बताया कि ये चूंकि एक ही उम्मीदवार रह गए थे तो इसलिए ये सारा चीज ये की गई है। नहीं, मैं बताऊं योगेंद्र, जब निर्विरोध चुनाव हो जाता है ना, तो अगर कहीं भी निर्विरोध चुनाव हो तो आप रिजल्ट घोषित करने से पूर्व की डेट में भी घोषणा कर सकते हैं कि हमारे पास में कोई दूसरा उम्मीदवार नहीं बचा है, इसलिए उस उम्मीदवार को हम निर्विरोध घोषित करते हैं। अभी आपको मालूम होगा गुजरात में या कहीं पर एक लोकसभा सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुआ, उसका निर्वाचन पहले घोषित कर। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, गुजरात में और इंदौर के अंदर भी हुआ ये। अच्छा, एक जो दूसरी बात एक और जो लगातार आ रही है कि जो महासभा अध्यक्ष आप चुन लिए गए और आपने बाकायदा शपथ ले ली है, जबकि प्रधानमंत्री नरेश रावत अपनी चिट्ठी में कह रहे हैं कि महासभा के 35वें सत्र के लिए अध्यक्ष व कार्यकारिणी का चुनाव करवाना उनकी जिम्मेदारी है। तो ये कंफ्यूजन क्या है? मतलब चुनाव, आप तो कह रहे हैं चुनाव हो गए, वो कहते हैं चुनाव नहीं हुए, आप कहते हैं अध्यक्ष बन गए, वो कहते हैं मैं अध्यक्ष नहीं बना। समाज बड़ा कंफ्यूज है, तो थोड़ा सा बताएंगे संक्षेप में, मतलब क्या है ये सब कुछ? बिल्कुल, ये तो वाकई में, अगर आप जनवरी का अंक देखेंगे पत्रिका का, उसमें बाकायदा सभी कुछ विवरण दिया हुआ है। महासभा अध्यक्ष निर्वाचित हुआ, समाज के प्रतिष्ठित लोगों के सामने मैंने शपथ ली, और शपथ लेने के साथ ही 35 सत्र के अध्यक्ष के रूप में मैंने महासभा कार्यकाल संभाल लिया। और हम महासभा के कार्य संबंधित सभी कार्य, इसमें बैंकिंग भी है, वो बाकायदा पूरे 35 सत्र के लिए शुरू हो गई है। आज अगर, क्योंकि नरेश जी रावत ने महासभा के विरुद्ध जाकर के महासभा का अहित किया, महासभा के विरुद्ध वो जवाब कोर्ट में दे रहे थे, तो महासभा के विधान में ये लिखा हुआ है 13(8) में भी कि अगर कोई भी पदाधिकारी, महासमिति सदस्य, कार्यकारिणी सदस्य महासभा के हितों का नुकसान करेगा, अनुशासनहीनता करेगा या कोई भी गलत कार्य करेगा, तो उसे महासभा की सदस्यता से या पदमुक्त कर दिया जाएगा। जी, एक नरेश रावत ये भी कह रहे हैं कि 5 अगस्त 2023 को आपने 8 लोगों को निष्कासित कर दिया था, जबकि विधान के अनुसार आपको अधिकार नहीं है। कार्य समिति द्वारा निर्वाचित पदाधिकारियों को तभी हटाया जा सकता है जब उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए और यह कार्यकारिणी के कुल सदस्यों के 3/4 के बहुमत से पास हो जाए। तो क्या आपने अवैध रूप से उनको निष्कासित किया है? ये भी ये बिल्कुल नरेश जी को या तो विधान की नॉलेज नहीं है। अगर आप महासमिति के सदस्यता के विधान में पढ़ेंगे तो कोई भी व्यक्ति
जब महासभा का अहित करेगा, अनुशासनहीनता करेगा या किसी प्रकार का सजायाफ्ता होगा, कुछ भी होगा, उसके लिए एक विधान में साफ लिखा हुआ है कि अध्यक्ष अनुशासन समिति को लिख के देगा, और जब तक अनुशासन समिति का निर्णय नहीं आएगा जब तक अध्यक्ष उसको बर्खास्त कर सकता है। और हमने बाकायदा जो 8 लोगों ने रायपुर में महासमिति में जो इन्होंने उसको महासमिति में अनुशासनहीनता की, इसके अलावा रमेश जी बढ़ाया ने हमारे आजीवन संरक्षक को फोन पर गालियां भी की, उसको मारने पीटने की धमकियां दी, ये भी एप्लीकेशन में आई हुई थी। इन सबका अनुशासन समिति के अनुमोदन के बाद में, और उन्होंने बाकायदा मेरे को अध्यक्ष को प्रस्ताव भेजा, हाँ साहब इनको अनुशासनहीनता पाई गई है, ये महासभा विरोधी कार्य करेंगे, तब जाकर के उनको हटाया गया। विधान विरोधी कोई कार्यक्रम नहीं है, मैंने नहीं हटाया, अनुशासन समिति का अनुशासन पर मेरे को अधिकार, इसलिए मैंने बात जी। रमेश जी, ये भी कहा जा रहा है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित किया है जिसमें कहा गया है कि आप किसी भी पदाधिकारी को अपनी मर्जी से नहीं हटा सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक महेश जी कानून को का उसमें वो आया, उसमें ये कहा गया कि ये नहीं कहा कि अध्यक्ष को नहीं हटा सकते, अध्यक्ष ये कहीं नहीं है उसमें। एक भाई महेश जी कानून को क्योंकि अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो इनका नाम महासमिति में वापस जोड़ा जाए, मगर वो 19 तारीख को हमारी 19 दिसंबर को महासमिति का जो अध्यक्ष के पद पर फार्म भरने की अंतिम तारीख थी, और हाई कोर्ट की वो सूचना में 23 तारीख को मिली है, इसलिए उनका नामांकन खारिज होना बिल्कुल वैध था। जब तक महासमिति का सदस्य नंबर नहीं लिखेंगे तब तक कोई फार्म वैध ही नहीं हो सकता है जी। और ये भी कहा जा रहा है कि अप्रैल 2019 में महासभा के 34वें अधिवेशन के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आपका निर्वाचन हुआ। 1 वर्ष के लिए आपका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। 35वें अधिवेशन के लिए विधान के अनुसार आपको अप्रैल 2023 तक चुनाव करवा लेने चाहिए थे। कहा जा रहा है कि विधान में लिखा हुआ है कि अगर आप नियत समय पर चुनाव नहीं करवा पाते, एक्सीड हो जाता है समय, तो फिर जो तत्कालीन अध्यक्ष है यानी जैसे आप हैं, तो वो चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। तो इस बात को मुद्दा बनाकर जो दूसरा पक्ष वो ये कह रहा है कि आप तो चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल नहीं थे, तो फिर आप अध्यक्ष कैसे बन सकते हैं? ये शायद उन लोगों, क्योंकि वो कभी कार्यकारिणी और महासमिति की मीटिंगों में नहीं जाते हैं। एक विधान संशोधन हुआ था क्योंकि विश्व में पहली बार कोरोना आया था और वो भी 2 बार आया था। इस वजह से महासभा का 1.5 साल का पूरा कार्यालय बंद रहा, कोई कार्य नहीं हुए। उस वजह से बाकायदा कार्यकारिणी की मीटिंग से प्रस्ताव लेकर के महासमिति की मीटिंग में 1 साल का अध्यक्ष का कार्यकाल विधिवत रूप से बढ़ाया गया। उस अनुशंसा के आधार पर 23 की बजाय मुझे अप्रैल 2024 तक का कार्यकाल मिलता है। उसके बाद में सारी चुनाव प्रक्रिया ईमानदारी से, लेकिन कोर्ट में भी चैलेंज किया मगर कोर्ट ने इस बात को स्वीकार नहीं किया जी। एक आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि जो रामकिशोर खुटेटा है, आपने उनको कार्यवाहक प्रधानमंत्री बना दिया, जबकि उस समय आप खुद कार्यवाहक अध्यक्ष थे, तो इस नाते आपको तो अधिकार था ही नहीं था कि आप उनको ये बना देते। ये इन लोगों की बिल्कुल मैंने नहीं बनाया है। अभी अपने 11 दिसंबर को कार्यकारिणी की मीटिंग हुई थी 2023 में महासभा भवन में, और जब नरेश जी रावत महासभा के विरुद्ध हितों के विरुद्ध कार्य करते, अनुशासनहीनता कर रहे थे, कोर्ट में उल्टे सीधे जवाब देकर के महासभा को हराना चाहते थे, तब कार्यकारिणी की मीटिंग में उनके विरुद्ध प्रस्ताव लाया गया, क्योंकि उन्होंने बिना कार्यकारिणी की सहमति के कोर्ट में अपनी तरफ से स्वनिर्मित जवाब दे थे, महासभा का नुकसान करे थे। तब उनके अधिकारों को खत्म करके रामकिशोर जी खुटेटा जो कार्यालय मंत्री महासभा के, और विधिवत वो जब प्रधानमंत्री नहीं होता तो उसका सारे कार्य कार्यालय मंत्री देखता है, विधान में लिखा हुआ है, तो उनको हटा करके उनको कार्यवाहक प्रधानमंत्री कार्यकारिणी ने बनाया, मैंने नहीं बनाया। अच्छा, एक ये भी कहा जा रहा है कि जो आरसी गुप्ता जी थे उनको नो ड्यूज सर्टिफिकेट जानबूझकर इसलिए नहीं दिया गया ताकि वो चुनाव आपके सामने नहीं लड़ सके, तो ये क्या है? मतलब इसमें क्या सच्चाई है या फिर क्या है इसकी वजह? योगेंद्र जी, मैं बताऊं, ये लोग बातें बनाने वाले बहुत होते। चुनाव से 6 महीने पहले से लगातार आरसी गुप्ता जी से मेरा संपर्क था। मैंने बार बार उनको निवेदन किया कि आरसी गुप्ता जी, अगर आप अध्यक्ष बनना चाहते हैं तो हम आपको निर्विरोध अध्यक्ष बनाने को तैयार है। मेरा 19 तारीख को नामांकन करके लास्ट डेट थी। 18 तारीख को मेरी 10 मिनट बात मेरे पास रिकॉर्डिंग में भी है कि आरसी गुप्ता जी को मैंने कहा कि अगर आप अध्यक्ष बनना चाहते हो तो मैं अपना ना फार्म नहीं भरूंगा। उन्होंने कहा कि रमेश जी आप फार्म भरिए, हम महासभा और आपके साथ हैं। आप निश्चित रूप से, मेरा परिवार कोई भी अध्यक्ष नहीं बनना चाहता है, इसलिए आप बिल्कुल आप फार्म भरिए। और रही बात नो ड्यूज की, पहली बात तो नियम ये होता है कि उनको, शायद आपको ध्यान हो, जब आत्माराम जी ने चुनाव लड़ा था तो उन्होंने 1 करोड़ रुपए का वचन दिया था महासभा भवन में ARG ऑटोड्रम बनाने के लिए। उस वक्त ARG ऑटोड्रम बिल्कुल अधूरा था।
मगर रमेश जी बड़ा है उस वक्त अध्यक्ष थे, जब उन्होंने आत्माराम जी ने जब नोटिस मांगा तो उनको ये कहा गया कि आपने अभी तक 58 लाख रुपए दिए है, 42 लाख रुपए आप जमा कराओगे तो ही महासभा आपको नोटिस देगी। तो आत्माराम जी ने कहा कि अभी तो मेरा ऑडिटोरियम बना ही नहीं है पूरा। फिर भी जब उन्होंने एक मुश्त 42 लाख रुपए जमा कराए तब जाके उनको नोटिस दिया गया। हमने फिर भी ऐसा कुछ नहीं कहा। आरसी गुप्ता जी को धन्यवाद, उन्होंने महासभा के लिए 1 करोड़ रुपया भवन के लिए बोला था, उसमें से लगभग उनका काफी पैसा आ चुका था, कुछ पैसा बकाया था। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया मैं अभी नहीं देना चाहता, तो हमने उनका नोटिस बना दिया था। अगर वो उनको अध्यक्ष का फार्म भरना था, 19 तारीख को कम से कम 5-7 नोटिस बने हैं, वहां उनका नोटिस पहले से बना हुआ था, महासभा कार्यालय में था, वो आके फार्म भरते, क्योंकि पहले फार्म खरीदा जाता है जी। अध्यक्ष पद का उन्होंने कोई फार्म भी नहीं खरीदा और वो आते स्वयं आकर के अगर महासभा से नोटिस मांगते हैं तो 100% नोटिस मिलता। ये बिल्कुल अफवाह है। और आरसी गुप्ता साहब स्वयं पूछ सकते हैं कि मैंने 18 तारीख को उनको पूछा है कि अगर आप अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहे तो मैं फार्म नहीं भरूंगा। उन्होंने साफ मना कर दिया कि आप अध्यक्ष का फार्म भरिए, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो रमेश जी, ये क्या समय का फेर है या फिर इस कुर्सी में ऐसी कोई खराबी है महासभा अध्यक्ष के कि जो बनता है उसके ऊपर ये आरोप लगने शुरू हो जाते हैं, फिर उससे बचाने के लिए फिर एक अभियान शुरू हो जाता है? योगेंद्र जी, आपको बड़ा ताज्जुब होगा कि आज पूरे हिंदुस्तान में मात्र जो केवल महासभा को अपनी पुश्तैनी समझते हैं, वो 30-40 पूंजीपतियों के अलावा लगभग 90% खंडेलवाल समाज रमेश तुंगवाला के साथ है। कारण क्या है कि मैं मध्यम वर्ग के परिवार से आता हूं, तो इनको पच ही नहीं रहा है कि मैं अध्यक्ष कैसे बन गया। और जब से मैं अध्यक्ष बना हूं, जब से लगातार इनके षड्यंत्र चल रहे, 34वें सत्र में बाकायदा घनश्याम जी रावत और उनकी पूरी चुनाव समिति ने निष्पक्ष चुनाव कराए, उसके बावजूद भी मेरे ऊपर कम से कम महासभा के ऊपर 14-15 केस लगे। और इस सत्र में अभी अध्यक्ष का निर्विरोध चुनाव हुआ है और चुनाव कराने वाले उन्हीं में से कुछ लोग हैं जो आज उनके साथ जाके बैठे, उनमें से भी कुछ लोग हैं। उन लोगों ने बाकायदा पूर्ण सहमति से, पूरी ईमानदारी से इसको निरोध करवाया और आज फिर महासभा ने इस इतने से टाइम में 15 केस महासभा पर मेरे ऊपर लग रखे। इसके अलावा साहब बड़ी दुख की बात करनी पड़ रही मुझे योगेंद्र जी कि 23 जुलाई 2023 को रायपुर में कार्यकारिणी महासमिति और कार्यकारिणी की मीटिंग थी। उसमें जयपुर से 2 बसें केवल ये कह के 1000 रुपए में उनको लेकर गया कि आपको अमरकंटक के दर्शन करने हैं, और केवल उनका उद्देश्य उन लोगों को और महिलाओं को ले जाकर के उस महासमिति की मीटिंग में उपद्रव और दंगा करना था। 10:30 बजे हॉल में बेबीलान होटल था, उसको हॉल में मीटिंग होनी थी। ये लोग 8 बजे पहुंच गए। 8 बजे पहुंच करके जब उन्होंने हमारे सुरक्षा कमेटी आयोजकों ने समझाया कि भाई 9 बजे रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, आप आराम से बैठिए, नाश्ता होगा, हॉल में ही नाश्ता है। हॉल हम क्योंकि मीटिंग इसमें थी, इसको हम सेटअप तैयार करना, जबरदस्ती हॉल में घुसे हैं और ऐसे ऐसे आरोप लगाए। मैं मेरी पत्नी के साथ वहां गया हुआ था, मैं होटल में से लगभग 10 बजे उस हॉल में पहुंचा हूं, मगर मेरे ऊपर 8:30 बजे महिलाओं से छेड़छाड़ का, महिलाओं के अंगों की छेड़छाड़, गाली गलौज और मारपीट का धारा 354 अन्य धाराओं में नॉन अवेलेबल केस लगाया गया। क्या मैं समाज से पूछता हूं कि यार रमेश तुंगेवाला या महासभा अध्यक्ष ऐसे नेचर का आदमी है, और आप में से ये जो 30-40 पूंजीपतियों ने फरीदाबाद में मीटिंग की है, किसी आदमी ने इस प्रस्ताव की निंदा नहीं की कि ये महासभा अध्यक्ष पर एक गलत आरोप लगाया गया। तो ऐसे लोगों से मैं क्या न्याय की उम्मीद करूंगा। और ये लोग आज महासभा का जो हम लोगों से पैसा मांग कर, हाथ जोड़ जोड़ कर पैसा मांगते हैं, वो पैसा आता है वो कोर्टों में खर्च हो रहा है। आज मुझे दुख होता है कि इस सत्र में भी अब तक कम से कम 10-15 लाख रुपए कोर्टों में खर्च करवा दिए। मेरी मातृशक्ति को, मेरे माताओं को, भाइयों को, बच्चों को वो सहायताएं जाती, कितना अच्छा होता। मैं तो अभी ये कहता हूँ भगवान को सद्बुद्धि दे और एक कोर्टों से निकल करके समाज के मंच पर बैठे, हमारे साथ बैठे। कोई भी अगर मतभेद बैठ कर उसको खत्म करने को तैयार है, क्यों कोर्टों में जाते हैं। मेरा तो इनसे यही निवेदन है, आइए बैठिए साथ साथ और जो भी मतभेद को खत्म करके महासभा को हम सबको आगे बढ़ाना हम सबकी जिम्मेदारी। ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन एक और चीज है कि आपने अखबार में एक सूचना निकलवाई है कि जिंदौर में मीटिंग बुलवाई गई अवैध है, और अगर उसमें कार्यकारिणी के सदस्य वहां पर उसमें हिस्सा लेते हैं, शिरकत करते हैं, भाग लेते हैं, तो उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। तो इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि किस तरह की कार्रवाई होगी? लोग बिल्कुल। जो 11 दिसंबर 2023 को नरेश जी रावत को प्रधानमंत्री से हटा दिया, तो वो पूर्व प्रधानमंत्री है। इसके बाद में अभी सेकंड कार्यकारिणी की मीटिंग हो रही है जून में,
उसमें भी बाकायदे प्रस्ताव लिया गया कि कोई भी ये नरेश जी रावत द्वारा कोई महासमिति या कोई मीटिंग बुलाई जाएगी तो उसको अवैध माना जाएगा, और इनको या इनके जो पदाधिकारी 2-3 के साथ लगे किसी प्रकार का महासभा के लेटर पैड का, आप ताज्जुब करोगे जी, महासभा का ऑथेंटिक लेटर पैड महासभा में ये लोग फर्जी लेटर पैड जिसमें अध्यक्ष के रूप में मेरा नाम यूज कर रहे हैं, कोषाध्यक्ष के रूप में सियाराम जी का नाम यूज करें और अपने नाम यूज करें, साथ में 1-2 अवैध नाम यूज करें, और उसको उसके द्वारा महासमिति का इनके एजेंडे निकाल रहे हैं, कोर्ट में फर्जी लेटरेटों पर अपना दस्तावेज प्रस्तुत करें। तो ऐसे लोग जो फर्जी काम कर रहे हैं, महासभा काल से एक भी इनका लेटरहेड कोई जारी नहीं हुआ, किसी इनके सारे जो रजिस्ट्रेशन नंबरों से फर्जी है उसमें डले हुए हैं, जो रजिस्टर्ड नंबर पूरे फर्जी है और बाकायदा स्कैन किए हुए यहाँ पर साइन है, उनसे जयपुर में लेटर बनते जारी हो जाते हैं। तो ऐसी जो फर्जी मीटिंग है, आप खुद जानते हो, जब किसी भी सत्र के अध्यक्ष का चुनाव हो जाता है उसके बाद में मात्र एक बार महासमिति कार्यकारिणी अधिवेशन के पहले दिन होती है, उस दिन कार्यकारिणी को भंग किया जाता है, दूसरे दिन खुला अधिवेशन होता है। तो 19 जुलाई को बनारस में पहले दिन ऑथेंटिक मीटिंग जो वैधानिक है, 19 जुलाई को महासमिति कार्यकारिणी की मीटिंग है, उसमें कार्यकारिणी को भंग किया जाएगा। 20 जुलाई को खुला अधिवेशन है और 21 जुलाई को बाकायदा नियमानुसार हमारी जो चुनाव समिति नरेंद्र जसोजा के नेतृत्व में बनी हुई है वो कार्यकारिणी के चुनाव और फिर बाद में पदाधिकारियों का चुनाव संपन्न कराएगी। उसके अलावा जो भी इंदौर की मीटिंग है, क्योंकि हमको ये कोर्ट के लिए ये जो तैयार करें जो भी सामग्री, हमको इसका खंडन करना जरूरी है। और ये तो निश्चित है कि ये विधान में लिखा है महासभा के हितों के विरुद्ध कोई भी महासमिति सदस्य, कार्यकारिणी सदस्य, पदाधिकारी जाएगा तो अनुशासन कार्यवाही उसकी ओर होगी होगी। समाज के जो अध्यक्ष का पद होता है वो एक सामाजिक पद है और समाज को आगे बढ़ाने के लिए होता है। आपका दायित्व सबसे बड़ा है। ये जो तमाम विवाद हो रहे हैं और इस तरह की जो चीजें हो रही है, निस्संदेह समाज के बंधु उससे काफी खिन्न होते हैं, उनको बड़ा दुख होता है। तो आप आखिर में जो विवाद खड़ा कर रहे हैं उन सभी हमारे खंडेलवाल समाज बंधुओं से और साथ में हमारे जो समाज के समस्त बंधुओं पूरे भारतवर्ष में, एक अध्यक्ष के रूप में आप कुछ कहना चाहेंगे कि इस विवाद को कैसे खत्म किया जाए और किस तरीके से समाज को आगे बढ़ाते हुए खंडेलवाल समाज का परचम देश और दुनिया में लहराया जा सके? मैं योगिंद्र जी से 2 चीजों से रूबरू करना चाहूंगा। पहली बात तो मैं मेरे मन की व्यथा कह रहा हूं कि मैं जरा सा झुक क्या गया, वो दंडवत प्रणाम समझ बैठे। मैं इंसानियत निभा रहा था, वो स्वयं को भगवान समझ बैठे। तो मैं आज भी मेरे लिए सम्माननीय है, मगर वो मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंचा, मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाकर अगर कोई कार्य करना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल भी इसके पक्ष में नहीं हूं। मैं खुले मन से आज भी कह रहा हूं, आइए बैठिए, समस्या का समाधान कीजिए। हम सबका दायित्व बनता, महासभा हमारी मां स्वरूप है। हमारे पूर्व अध्यक्ष अपने स्पीचों में कहा करते थे कि महासभा हमारी मां स्वरूप है। आज उसी के लिए वो महासभा के षड्यंत्र रच रहे हैं। तो मैं तो कहता हूं उनको भगवान सद्बुद्धि दे। आओ मंच पर, मैं पूरे समाज से, खंडेलवाल समाज, पूरा विश्व जहां भी है, उनसे कहूंगा कि रमेश चंद तुंगावाला आपका प्रथम सेवक है। आप जैसा चाहेंगे वैसा मैं करूंगा। मुझे समाज को श्रेष्ठ बनाना, खंडेलवाल समाज को, और ये मेरा प्रथम कर्तव्य है और उद्देश्य भी है। और आप जो भी आदेश करेंगे मुझे सर्व मान्य। मगर 30-40 पूंजीपति जो महासभा को हाईजैक करके महासभा पर अपना आधिपत्य जमाना चाहते हैं, जैसा कि पूर्व में आपको मालूम होगा कि रमेश जी बढ़िया ने एक एमओयू तैयार करवाया था महासभा में एकल पंच के रूप में, और महासभा भवन को हड़पना चाहते थे। ऐसा कार्य हम होने नहीं देंगे। आज सब कुछ खुला है। 1 रुपए के महासभा में अगर कोई भी अगर गबन हो, बेईमानी, तो मैं इस्तीफा देने को भी तैयार हूँ। साथ के साथ जो भी होगा उसका मैं जुर्माना भुगतने को तैयार। मगर जो लोग मेरे को बदनाम करके किसी प्रकार का महासभा का से जोड़ करके मुझे बदनाम करें, उनके लिए मैं किसी रूप में झुकूंगा नहीं। मैं पूर्ण रूपेण हर तरह का सहयोग करने को तैयार हूँ। हर जगह जहां मेरी गलती होगी मैं क्षमा याचनाओं को भी करने को तैयार हूँ। मगर आपस में बैठे, समाज के मंच पर आए, महासभा का रक्षा करें और महासभा को आगे बढ़ाएं। यही मेरा आप सबसे निवेदन है। वो पूरे समाज बंधुओं से निवेदन है कि ऐसे लोगों को जो महासभा को तोड़कर महासभा का नाश करना चाहते हैं, इनका आप सहयोग नहीं करें। ऐसी फर्जी जो महासमिति मीटिंग हो रही है, इसमें आप उपस्थिति अपनी दर्ज नहीं कराएं, क्योंकि नहीं तो ये लोग और आगे जाकर के और महासभा का हित करेंगे। मेरा यही आप सबसे निवेदन है और आपसे प्रार्थना है। तो मित्रों, ये थे अखिल भारतवर्षीय खंडेलवाल वैश्य महासभा के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष, दूसरी बार चुने गए हैं, रमेश चंद्र गुप्ता तुंगावाले। और डेफिनेटली हम भी आखिर में हमने बहुत सारे सवाल पूछे बेबाकी से, वो सारे सवाल जो हमारे पास आए विभिन्न स्रोत के माध्यम से, और रमेश चंद्र गुप्ता जी ने भी बहुत ही बेबाकी से उनके जवाब दिए हैं।
हम तो इतना उम्मीद करते हैं कि जो भी पक्ष हो, रमेश जी हो चाहे जो विरोध पक्ष है वो है, वो सभी एक साथ बैठे अपने मुद्दों को सुलझाएं, क्योंकि सबका मकसद एक ही है, समाज को आगे बढ़ाना, देश दुनिया में परचम लहराना। तो उसके अंदर कोई विवाद हो ये पूरे समाज के लिए ठीक नहीं है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी ये सारा विवाद का अंत होगा और खंडेलवाल समाज एक साथ एकजुटता के साथ आगे बढ़ेगा और पूरे समाज को देश और दुनिया में नाम और परचम लहराने के लिए आगे लेकर जाएगा। रमेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद के लिए सभी समाज बंधु मातृशक्ति सबको मेरा सादर नमन। और आप सभी से विनम्र प्रार्थना है कि बनारस के महाधिवेशन में आप सभी पधारे और महासभा के लिए श्रेष्ठ कार्य करने में अपना सहयोग करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इस सोशल पॉडकास्ट में इतना ही। अगले पॉडकास्ट में फिर आपसे मुलाकात होगी किसी और एक शख्सियत के साथ, नामचीन हस्ती के साथ में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।